हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्रव्य गुण फर्स्ट पेपर के 5वें अध्याय की, जिसका नाम है विपाक। विपाक के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन। विपाक शब्द जो होता है उसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है। वि उपसर्ग के अंदर जो पश धातु लगता है और गज प्रत्यय से बनता है। नॉर्मल सा पता होना चाहिए कि विपाक का अर्थ क्या होता है। परिपक्व होना, परिणाम, कर्म फल और जरण, ये 3 अर्थ बता रखे हैं। इसकी निरुक्ति पूछा जाती है ना भाई। खाए हुए जो आहार है उसका संपूर्ण पाचन होने के बाद लास्ट के अंदर जो विशिष्ट रस बनता है उसको हम विपाक बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, परिभाषा याद कराना है ना भाई। एक नीचे और लाइन लिख रखी है कि पाचन क्रिया के अंत में होने से इसे अंतिम पाक भी बोला जाता है। अष्टांग हृदय के अंदर सूत्र स्थान 9 के अंदर बता रखा है कि जो द्रव्य तुम लोग सेवन करते हो, सेवन के बाद जठर अग्नि उसका पाचन करती है। तो पाचन करने के बाद जो रस बन जाता है लास्ट के अंदर, अंतिम वाला है ना भाई, उसको हम विपाक बोला है। ये तो हो गई बाघ भट्ट की कड़ी। ठीक है। नागार्जुन ने भी अपनी परिभाषा बताई है कि पाचन के परिणाम स्वरूप जो लक्षण प्रकट होते हैं उसको परिणाम, ये पड़ता तुम्हारी ये वाली चीज़ याद करनी है, चरक वाली। चरक ने जो बोला ना, विपाक कर्म निष्ठया, इसमें लिखा है, हिंदी पढ़ लेना, कोटेशन याद कर लेना है ना। चरक सूत्र स्थान 26 का है। विपाक का ज्ञान पाचन की संप्राप्ति के बाद जो धातु एवं दोष पर जो क्रम लक्षित होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वही ओवरऑल बात वही कर रहा है कि लास्ट में जो लक्षण दिखाया जाता है पाचन होने के बाद धातु दोष और कर्म पर जो लक्षण दिखाया जाता है उसी को हम विपाक बोला है। शिवसेना ने भी अपने बुक्स में बता रखा है कि अवस्था की अपेक्षा द्रव्यों का जो विशिष्ट पाक होता है उसको हम क्रम बताए। ये पढ़ना जरूर नहीं भाई, है ना। इसके अलावा बता रखा है अवस्था पाक और विपाक के बारे में बता रखा है कि रेफरेंस कर रखा है। पहले लाइन में पढ़ते अपन कि आहार एवं औसत द्रव्यों के खाने के बाद माँ स्रोत के पाचन क्रिया से जठर अग्नि भौतिक अग्नि द्वारा परिपाक के रूपांतरण होने के अंत में रस या गुण विशेष की उत्पत्ति होती है, उसको विपाक या निष्ठापाक कहते हैं। आहार का स्वरूप परिवर्तन कीट और सार भाग में होता है। सार भाग जो होता है रस धातु में कन्वर्ट होता है। कीट भाग जो होता है मूत्र और पुरुष में कन्वर्ट होता है। इसके बाद रस धातु अगली धातु में कन्वर्ट हो जाती है। ये तुमने क्रिया शरीर के अंदर पढ़ा है, जो धातुओं का निर्माण होता है। 2 चीज़ होती है, एक तो अवस्था पाक और एक होता है निष्ठा पाक। दोनों चीज़ें पूछता है भाई, बड़ा क्वेश्चन में आने के चांस ज़्यादा है ना भाई। उसको अच्छे से पढ़ना क्या चीज़ होती है। सबसे पहले बात करेंगे अवस्था पाक की। निष्ठा पाक के पहले ग्रहण किए गए आहार द्रव्यों का अवस्था पाक होता है। अवस्था पाक में माँ स्रोतों को अलग अलग स्थानों में जठर अग्नि के द्वारा सेवन किए गए आहार का अलग अलग अवस्थिक परिवर्तन होता है, इसलिए उसको अवस्था पाक बोला है। 3 टाइप के होते हैं ना भाई, मधुर, अम्ल और कटु। ठीक है भाई। तो सबसे पहले मधुर अवस्था पाक के बारे में पढ़ेंगे। सुरक्षित स्थान के अंदर 15 में बता रखा है कि जो मधुर अवस्था पाक होता है यह आमस्य में होता है। यहाँ पे क्षण आहार के पाक की जो शुरुआत होती है उसमें मधुर रस के जाग के समान मल रूप कप उत्पन्न होता है। इसमें आहार द्रव्यों का मधुर पाक होता है। दूसरा बात करते हैं अपन अम्लावस्था। ये जो होते हैं वो पच्ची अमाशय में होता है। यहाँ उदीर्ण अम्ल रस के बाहुल्य से मलभूत स्वस्थ पित्त की उत्पत्ति होती है। इसमें संपूर्ण आहार औषधि द्रव्यों का अम्ल पाक होता है। ठीक है भाई। और बात करेंगे तीसरा कटु अवस्था पाक। ये भी इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए ना। ये पक्वाशय में होता है। पक्वाशय में जठर अग्नि से शोषित और पक पिंड भाव को प्राप्त होते हुए आहार से उदीर्ण कटु से मलरूप वात की उत्पत्ति होती है। इसमें संपूर्ण आहार द्रव्यों का कटुपाक होता है। यदि ये वाली चीज़ें इतनी डीप नहीं पढ़नी भाई, है ना। नॉर्मल सा ये चीज़ें एक बार ये इंडेक्स देखना है। जो अवस्था पाक होती है भाई, मधुर अम्ल कटु होती है। स्थान कौन सा, आमस से, पक्व से और ये चीज़ होती है। और मूलभूत दोष कौन सा होता है, मधुर के अंदर कप होता है, अम्ल के अंदर पित्त और कटु के अंदर वात। अब मॉडर्न से रिलेटेड करें, मधुर कार्बोहाइड्रेट, अम्ल को प्रोटीन से, वसा अम्ल से। दूसरा बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है निष्ठा पाक, है ना भाई। निष्ठा पाक है कि निष्ठा पाक में धातु रूप दोषों की उत्पत्ति होती है।
और स्थायी रूप से दोषों की पुष्टि होती है। तीनों अवस्था में होने का अंत में सार्किट वेज ये वाली चीज़ें नहीं पढ़नी है ना भाई, ये छोड़ देना। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है यहाँ पे, इन दोनों में अंतर डिफरेंशिएशन पूछता है भाई 5 नंबर में, ये वाली चीज़ें है ना 5 नंबर में आती है। अवस्था पाक है, माँ स्रोतों की अवस्था के अनुसार होने वाला परिणाम है। ठीक है, भुक्त आहार द्रव्यों का प्रथम पाक होता है, ये अंतिम पाक होता है। अंतिम रिजल्ट जो होता है निष्ठा पाक है। जो शुरुआती जो होता है ना भाई वो अवस्था पाक के अंदर, ये आमस से, पश्चामस से और पक्वाशय में संपन्न होता है। ये रस धातु में संपन्न होता है। मल रूप दोषों की उत्पत्ति होती है और धातु रूप दोषों की उत्पत्ति होती है। ये प्रत्यक्ष गम्य होता है, ये अनुमान गम्य होता है। ये काल सापेक्ष होता है, ये निरपेक्ष होता है। मॉडर्न का आधुनिक मत में अवस्था पाक का सामंजस्य की बात करें, कुछ ज़्यादा बता नहीं रखा इसमें, नॉर्मल सा ही वही है कि ये तो पूछा तो नहीं जाता भाई, फिर भी तुम्हारे नॉलेज के लिए बता देता हूँ क्या चीज़ है ना भाई। जो आज तुम सेवन करते हो उसमें एंजाइम काम करता है टाइलिन, ये वाला है ना भाई। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके मधुर अवस्था पाक में काम करता है। आमाशय में HCl और पेप्सिन होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है अमीनो एसिड तोड़ के। नॉर्मल सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब ये पढ़ना ज़रूरी है भाई, इजी, कि टाइप्स ऑफ विपाक अन्य भी होते हैं। षड्विध विपाकवाद जो है ना भाई, ऐसे ध्यान आता तो नहीं है बट एक बार रीड करना ज़रूरी है, एग्ज़ाम में तो कभी देखा नहीं गया। सुश्रुत संहिता के अंदर इसका मिलता है ना भाई। कुछ आचार्यों ने रसों की तरह 6 विपाक भी मान रखे। इस मत में 2 संप्रदाय विभक्त हुए, यथा रस और अन्यत रस विपाक। यथा रस विपाक क्या बोलता है कि इस मत के आचार्यों की जो मान्यता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, इन 6 रसों के आधार पर खाए हुए आर भी रसों के अनुसार 6 प्रकार से विपाक बनाते हैं। जैसे दूध को बहुविध पकाने पर भी उसका स्वाद मिटा ही जाता है, कितना भी पकाओ। और दूसरा बोला है अन्यत रस विपाकवाद। अन्यत विपाकवाद के अंदर आचार्यों ने क्या बोला है कि यथा रस पाकवाद के अनुसार मधुर, अम्ल आदि षड्विध विपाक माने, किंतु इनकी युक्ति अलग है। इनके अनुसार अनेक रस युक्त आहार में जो रस अधिक मात्रा में होता है और बलवान होता है वो ज़्यादा, जो रस अव्यक्त और कम मात्रा में वो दुर्बल होते हैं। ये वाली चीज़ बता रखी है, ज़्यादा ध्यान वाली चीज़। पंचविध पंचविध विपाक चरक और सुश्रुत संहिता में इसका दोनों मिला है। चक्रपाणी शिवसेना ने भी बता रखा है इसका उल्लेख। तो 5 टाइप जो है ना भाई, 5 प्रकार के विपाक, वो पंच महाभूतों के अनुसार बता रखे हैं। ठीक है भाई, इतना सब पता होना, ज़्यादा डीप नहीं जाना इसमें। यार ये तो ब्लर पेज हो रहा है, चलो समझा देंगे। त्रिविध विपाकवाद जो है ना भाई, त्रिविध का मतलब होता है रस विपाकवाद भी इसको बोला जाता है, दूसरा नाम। अगर तुम्हें वाइवा में पूछ ले रस विपाकवाद कौन सा है तो त्रिविध वाला है ना भाई। तो मधुर, अम्ल और कटु वैसे 3 प्रकार का विपाक माना है। कटु, तिक्त, कसाय 3 रसों का विपाक प्राय कटु होता है। अम्ल रस का जो विपाक अम्ल होता है मधुर, और लवण का जो होता है वो मधुर होता है। अपवाद के स्वरूप कुछ द्रव्यों में इसके विपरीत विपाक भी देखा जाता है, जैसे शुंठी, पीपली और कटु द्रव्यों का विपाक मधुर होता है। कसाय रस कुलत का जो अम्ल विपाक, अम्ल रस युक्त जो अम्ल की है उसका विपाक जो है, कुछ कुछ अपवाद भी मिलते हैं भाई, समझ रहे हो। अब बता त्रिविध विपाक का खंडन किसने किया था। ये नहीं, खंडन नहीं पूछता भाई, बहुत डीप हो जाएगा तुम्हारे। तुम द्विविध ये पढ़ो, गुरु या मधुर और कटु या लघु, इतना डीप नहीं पूछता भाई, बहुत रेयर केस में पूछा है। विपाक के गुण इम्पोर्टेंट है भाई, ये चीज़ें, ये जो चीज़ें ना इम्पोर्टेंट है, पढ़नी है। मधुर, अम्ल, लवण ये तीनों रस जो होते हैं स्निग्ध गुण होते हैं। वात, मूत्र और पुरुष को सुखपूर्वक उत्सर्जित करने वाले होते हैं। इसी प्रकार कटु, तिक्त, कसाय रुक्ष गुण होने से वात, मूत्र, पुरुष को कठिनता से अर्जित करने वाले होते हैं। मधुर विपाक का गुण गुरु होता है तथा कटु एवं अम्ल विपाक का गुण कैसे होता है, लघु होता है। काम देखते इसके है ना भाई, काम क्या करता है ये विपाक, कोटेशन इतना काम का नहीं है भाई, काम सीधे यहाँ आता है तीनों चीज़ें पे फोकस पे। मधुर जो होता है स्निग्ध गुरु गुण और शुक्रवर्धक होता है और कफ को बढ़ाने वाला होता है। अम्ल वाली चीज़ें जो होती है लघु होती है, स्निग्ध होती है, शुक्र सह करने वाली, पित्त को बढ़ाने वाली। कटु की बात करें रुक्ष और लघु होती है और शुक्र का सह करती है और वात को बढ़ाने वाली होती है। ठीक है भाई, इसका बात करते हैं विपाक का तरतम भेद, इजी वाला भेद है ना भाई, पूछा तो नहीं जाता।
विपाक की उपलब्धि पड़ता है ना भाई, कम्युनिस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली उपलब्धि। जितने भी तुम चीज़ें खा रहे हो वो उसका जो अंतिम रिजल्ट होता है ना, उसी को हम विपाक बोलते हैं। मेन वाली चीज़ें याद करनी है। विपाक के विपर्य, द्रव की मात्रा। विपर्य तो कोई किसी ने पूछा ही नहीं अभी तक, किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिला है ना भाई। रस और विपाक में भेद ये पूछे जाते हैं, बहुत से बच्चे पढ़ते नहीं है। लक्षण भेद के बाद रसनदरी से ज्ञान होता है, पाचन के बाद पता लगता है। ठीक है। रसना संपर्क में शीघ्र शीघ्र हो जाता है, पाचन में टाइम लगता है। कर्म भेद से देखा तो स्थानिक कर्म होता है, वो सार्वधिक कर्म होता है। कर्म अधिष्ठान भेद की बात करें, शरीर और मन दोनों में, और ये विपाक जो है शरीर में। प्रत्यक्ष जो है वो उपलब्धि के भेद प्रत्यक्ष होता है, इसका अनुमान से होता है विपाक का, है ना भाई। ये चीज़ें डिफरेंशियंस वाली जो याद करनी है तुम्हें। विपाक का प्राधान्य, दो चीज़ याद करनी है। लेकिन शास्त्रों में भी विपाक को प्रधान माना है। और दोष, धातु, मल, इन सब की साम्य अवस्था या समन वृद्धि में विपाक कारण होने के विपाक प्रधान इंपॉर्टेंट होता है। शरीर में धातु निर्माण के लिए विपाक ही ऐसा जरूरी होता है। सम्यक विपाक से औषधि गुणकारी और असम्यक विपाक से औषध दोषकारी हो जाती है ना भाई। ये चीज़ें, बाकी इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है भाई, है ना। ये लास्ट वाली लाइन दे रखी है कि आयुर्वेद में दोनों प्रयोजन सम्यक विपाक से ही सफल होते हैं, अतः विपाक जो है वो प्रधान है। इसके अलावा भाई तुम्हें वीडियो कैसी लगी है बता देना। अगर कोई भी चीज़ अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही है ना, कि ये वाला टॉपिक है समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे को कमेंट डाल देना, ताकि मैं बता दूंगा तुम्हें। और जितना हो सके तुम सब्सक्राइब करो, तुम्हारे क्लासमेट को भेजो भाई, तुम्हें उनको भी हेल्प मिल सके। और किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है, सब कोई सा भी हो, संस्कृत के अलावा बता देना भाई। उनको कोशिश करेंगे तुम्हारे तक, है ना, अच्छे से अच्छे टीचर अवेलेबल करवाएंगे और समझ में आएगी तुम्हें, है ना। और थैंक यू गाइज इतना सपोर्ट करने के लिए।